हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे। डेली करंट अफेयर सेशन में आज फिर हम बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो आपके आगामी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। कहीं ना कहीं वो ज़रूर आपके एग्ज़ाम में फंसेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले गाइस, जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जा करके ज्वाइन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको वहीं प्रोवाइड करा दी जाएगी और वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं जो आप उसको सॉल्व करते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ शेयर किए जाते हैं आपकी, जो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट बेस्ड पे क्वेश्चंस होते हैं। तो उसको जिसने ज्वाइन नहीं किया जा करके ज्वाइन कर लीजिए। और भी हमारे चैनल्स हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर एग्ज़ाम के लिए। तो आप जा करके अपने हिसाब से जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उसके अनुसार आप जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जो हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहता है वो भी जुड़ सकता है। सबकी लिंक आपको इस चैनल के, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या है। सफल और असफल विद्यार्थी में एक ही फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है देख लेते हैं। एक सफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं देता, जबकि असफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा सब पर ध्यान देता है। करेक्ट, बहुत सही बात यहाँ लिखी हुई है कि जो सफल विद्यार्थी होता है, जो विद्यार्थी सक्सेस पा लेता है, सफल हो जाता है, तो उसका मकसद बस क्या रहता है? एजुकेशन, क्योंकि उसे अपना गोल प्राप्त करना रहता है, अपना लक्ष्य प्राप्त करना रहता है। बाकी जो असफल होता है वो बस ये इस पर ध्यान देता है कि आखिर वो सफल कैसे हुआ, आखिर वो सफल कैसे हुआ, उसकी किस्मत उसके साथ दी। अरे भाई, किस्मत क्यों तो साथ देती ही है, चलिए ठीक है मान लेते, लेकिन आखिर उसने दिन रात भी तो एक किया, मेहनत तो किया। तो आप भी उससे कुछ सीखो, ना कि उसको ये कहो कि उसकी किस्मत ने उसको क्या दिया, सफलता दिलाई है। किस्मत रोल प्ले करता है, मानते हैं, बट क्या है, आप मेहनत ही नहीं करोगे तो क्या किस्मत साथ देगी? मेहनत भी उसी का साथ देती है, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। तो इसीलिए क्या करना है, मेहनत करना है। तो किस्मत खुद कहेगी कि अब इसका हमें क्या करना है, मेहनत ये जब इतना कर रहा है तो हमें क्या करना है, इसकी किस्मत बदल देनी है। अगर आपकी किस्मत में नहीं भी होगा तो भी आपकी किस्मत जो है वो आपकी मेहनत देख करके आपकी किस्मत खुद आपके दरवाजे पर आ जाएगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बस मकसद क्या होना चाहिए, इधर उधर की फालतू बातों पर ना होकर के केवल और केवल अपने गोल पर होना चाहिए। चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि हाल ही में नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटेस्ट, ये है लेटर्स, लेटेस्ट नहीं है, क्या है ये, लेटर्स है। टाइपिंग में थोड़ी गलती हो जाती है बट मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि हाल ही में नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किसे वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? डेनिस पार्नेल सुलीवन। उनका क्या नाम है? डेनिस पार्नेल सुलीवन। ये क्या है? अमेरिकी गणितज्ञ हैं, अमेरिकी गणितज्ञ हैं जिनका क्या नाम है? डेनिस पार्नेल सुलीवन। ये देखिए, ये इमेज आपको दिखा दिया है, आपको दिख रहा होगा। तो इन्हें चलिए दे दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? जो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने इनको सम्मानित किया है एबल पुरस्कार से। और ये जो पुरस्कार इनको दिया गया है वो, चलिए एबल पुरस्कार दिया गया, लेकिन किस क्षेत्र में दिया गया? तो ये पुरस्कार जो है टोपोलॉजी सुना होगा आप लोगों ने, टोपोलॉजी में उनका जो योगदान है, और विशेष रूप से देखा जाए तो इसके क्या है, इसके बीजगणितीय, ज्यामितीय, इनके लिए इनको दिया गया है। इसमें इन्होंने योगदान दिया है, इसीलिए इनको ये सम्मान दिया गया है। टोपोलॉजी क्या होता है? एक गणित का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये जो है, मतलब जो टोपोलॉजी है, मतलब मैंने क्या कहा, गणित का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। इसे ज्यामिति के देखा जाए तो इसे ज्यामिति के विस्तार के रूप में देखा जाता है। और इसमें उन गुणों का अध्ययन किया जाता है जो क्या करता है, वस्तुओं को सतत रूप से विकृत करने पर भी क्या, मतलब अगर कोई वस्तु है, अगर उसमें विकृति भी आ जाती है तो भी वो क्या होता है, उसमें उसी रूप में ही बना रहता है। क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं एबल पुरस्कार क्या है। एबल
पुरस्कार क्या है, तो ये पुरस्कार जो होता है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि एबल पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो जो उन्होंने अपना उनका जो असाधारण योगदान होता है उसी को ये एबल पुरस्कार उन्हीं को सम्मानित किया जाता है और नॉर्वेजियन सरकार द्वारा ये वित्त पोषित है। उम्मीद है ये सब आपको क्लियर हो गया होगा सारे फैक्ट। और कुछ फैक्ट आपको रिवीजन करा देते हैं, कुछ अवार्ड, जैसे कि अभी T/2 ये एक्स्ट्रा हो गया, इससे रिलेटेड नहीं है बट फिर भी अवार्ड है तो मैं बता दे रही हूँ ताकि रिवीजन हो जाए आपका। T/2 अवार्ड किसको दिया गया, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया। क्लियर। लास्ट टाइम कब दिया गया था, लास्ट टाइम किसे दिया गया था, तो लास्ट टाइम दिया गया था पीलीभीत को दिया गया था। क्लियर। नेताजी अवार्ड किसे दिया गया, शिंजो अबे जो जापान के पूर्व क्या है पीएम, उनको दिया गया था। और रामानुजम अवार्ड ये तो गणित के क्षेत्र में ही है, तो इसे किसे दिया गया था, तो इसे नीना गुप्ता को। तो ये भी ध्यान रखना, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर फंसेगा आपको। और अभी कुछ दिन पहले लेक्चर में मैंने बताया है मिस वर्ल्ड 2021 किसे दिया गया, कैरोलिना को दिया गया जो पोलैंड की हैं। और मिस यूनिवर्स 2021 पूछे, मिस वर्ल्ड अलग है, मिस यूनिवर्स अलग है, तो दोनों ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं करना है। मिस यूनिवर्स 2021 किसको दिया गया, हरनाथ संधू को दिया गया जो कि कहाँ की हैं, चंडीगढ़ की हैं। और कहाँ ये आयोजन किया गया था यूनिवर्स वाला, ये इजराइल में किया गया था। और मिस वर्ल्ड पूछे या मिस यूनिवर्स पूछे किस नंबर का है, तो 70 नंबर का है, 17वां दोनों था। तो ये भी आपको देख लेना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं, हाल ही में 23 मार्च 2022 को महिला टेनिस खिलाड़ी, चलिए ठीक है, ये कौन सी खिलाड़ी है, महिला टेनिस खिलाड़ी की बात कर रहा है। और इनका क्या नाम है, एश्ले बार्टी। क्या नाम है इनका, एश्ले बार्टी। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश से संबंधित है, तो ये एश्ले बार्टी जो है ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। तो ये कितने ईयर की हैं, ये 25 ईयर की हैं, 25 साल की। तो 25 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया, टेनिस से, किससे, ये टेनिस प्लेयर है, महिला टेनिस खिलाड़ी टेनिस प्लेयर है, तो इन्होंने क्या किया है, इससे संन्यास लेने की घोषणा की है। संन्यास कैसे लिखा जाएगा, ये भी वर्तनी पूछता है, आर ओ में अधिकतर ये पूछता है। तो संन्यास देखिए ऊपर भी पॉइंट और आधा ना भी रहेगा, यानी संन्यास ये राइट है आपका। तो संन्यास लेने की इन्होंने क्या की, घोषणा की है। और ये जो एश्ले बार्टी हैं, इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं। 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं। कौन कौन से वो तीनों हैं, देख लेते हैं वो तीनों कौन कौन से हैं। तो 2019 में फ्रेंच ओपन, 2019 में फ्रेंच ओपन। सेकंड इनका क्या है, 2021 में विंबलडन एंड थर्ड आपका क्या है, 2022 में अभी मैंने बताया ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन वाला, तो ये पूछा जा सकता है। तो जो अगर कहा जाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का खिताब 2022 का किसने जीता था, तो एश्ले बार्टी ने जीता था। लेकिन ये महिला वर्ग मैंने बताया, एक मिनट इसको हटा दे रहे हैं, एश्ले बार्टी ने क्या किया था, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का खिताब जीता था। अगर यही पुरुष वर्ग की बात कर ले कि ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष वर्ग में कौन जीता था, तो वो कौन हो जाएंगे, राफेल नडाल कहाँ के हैं, ये है स्पेन के। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये कहाँ के हैं, कभी कभी क्या देता है आंसर पूरा दे देगा, बस ये पूछ लेगा कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, स्पेन से ये हैं। और ये भी एक फैक्ट और बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन है, राफेल नडाल हैं। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला बंदा कौन सा है, ये राफेल नडाल हैं। टोटल इन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हुए हैं। और किस मतलब खेल में, टेनिस में, ये भी आपको ध्यान रखना, किस में जीता है, टेनिस में जीता है। अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और देखा जाए तो ये जो एश्ले बार्टी है, ये दुनिया की नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं, दुनिया की नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 3rd नंबर का क्वेश्चन है। थर्ड नंबर, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं जरूर फंसेगा। किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र, क्या नाम है उस वाद्य यंत्र का, नरसिंह पेट्टई नागस्वरम।
नागस्वरम, नागस्वरम ऐसे लिखा जाएगा, वो टाइपिंग हो नहीं रही थी इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, बट ये एक्चुअली ऐसे लिखा जाएगा नागस्वरम। किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र नरसिंह पेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग कहाँ को ये कहाँ का है, जो जिसको मतलब ये जो वाद्य यंत्र दिया गया है, तो तमिलनाडु का वाद्य यंत्र है। नरसिंह पेट्टई जो है नागस्वरम एक क्या है, पवन संगीत वाद्य यंत्र है। कैसा है? पवन संगीत, एक मिनट, पवन संगीत वाद्य यंत्र है, जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु राज्य के एक मतलब तमिलनाडु, एक मिनट यहाँ लिख दे रहे हैं, तमिलनाडु के कुंभकोणम के पास एक गांव है, वहाँ पर ये बनाया जाता है। ये देख भी रहे होंगे, ये लकड़ी का होता है, ये देख रहे होंगे, यही है वाद्य यंत्र, और ये कैसा है, लकड़ी का बना होता है। ये जो तमिलनाडु के कुंभकोणम के पास एक गांव है, वहाँ ये बनाया जाता है। और ये इसका देख रहे होंगे, इसकी बॉडी कैसी है, इसका जो शरीर है वो आकार में कैसा, बेलनाकार है, बेलनाकार दिख रहा होगा, कैसा है ये, बेलनाकार है, बेलनाकार। और सबसे नीचे एक घंटी का आकार लेता है, घंटी का आकार ले लेता है, ये भी देख रहा होगा। और नागस्वरम का जो रूप और इसका ये क्या है, ये क्या करता है, स्वर प्रदान करता है। और इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 2.5 फीट है। कितनी है ये, 2.5 फीट है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए, इसको तो क्लियर हो गया कि जीआई टैग दिया जाता है। अब जीआई टैग दिया गया तो ये है क्या, कई बार अपने लेक्चर में बता चुके हैं, एक बार फिर से जो नए देखेंगे तो उनके लिए हो जाएगा कि जीआई टैग होता क्या है। तो जीआई टैग जिसको भौगोलिक संकेत कहते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो जो भौगोलिक संकेत ये क्या है, एक भौगोलिक संकेत होता है जो उन उत्पादों को दिया जाता है, उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जिनकी क्या होती है, विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है, मतलब उस स्थान का वो क्या होता है, स्पेशल होता है, और उसमें उस क्षेत्र की क्या होती है, विशेषताएं होती है, और उसकी क्या होती है, उसी क्षेत्र की प्रतिष्ठा उसमें निहित होती है। तो वो ऐसे ही मतलब वस्तु को, प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। और जीआई टैग जो है, जीआई टैग वस्तु, इसको ध्यान रखना है, वस्तु पंजीकरण और संरक्षण, जीआई टैग वस्तु पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। जीआई टैग किसके तहत, वस्तु पंजीकरण और संरक्षण एक्ट के तहत दिया जाता है। और इसको ये लागू कब हुआ, 1999 के तहत दिया जाता है, और 2003 में ये क्या हो गया था, लागू हो गया था। और सबसे पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारतीय उत्पाद कौन सा है, 2004 में इसको मिला, 2003 से ये लागू हुआ है। और 2004 में सबसे पहले किसको जीआई टैग दिया गया था, वो दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को। क्लियर, ये भी क्लियर हो गया। और हाँ, एक और फैक्ट, जीआई टैग जो दिया जाता है वो कितने साल के लिए दिया जाता है, 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए माननीय होता है। जिसका पंजीकरण मतलब जीआई टैग का जो पंजीकरण होता है वो कितने वर्ष के लिए मान्य होता है, 10 ईयर्स के लिए होता है, 10 वर्ष के लिए। और इसका जो आदर्श वाक्य होता है वो क्या है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। और जीआई टैग जो होता है वो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के द्वारा इसको क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। जो किस मंत्रालय के तहत, और ये किस मंत्रालय के तहत आता है, तो क्लियर हो गया होगा किस मंत्रालय के तहत ये आना चाहिए, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग, मतलब सिंपल सा कहें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के और भी जीआई टैग की बात कर लेते हैं। डिंडीगुल ताले कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। कंडांगी साड़ी ये भी कहाँ का है, तमिलनाडु का है। श्री विल्लीपुथुर पलकोवा ये भी कहाँ का है, तमिलनाडु का है। और एक मिठाई है जिसका नाम है वहाँ का कोविलपट्टी कडलई मिठाई, ये भी वहीं का ही है। और भी कुछ देख लेते हैं, जैसे क्या है, मणिपुर का चाखाओ मतलब काला चावल, जिसको मणिपुर में क्या कहा जाता है, चाकहाओ कहा जाता है। इसको मणिपुर के चाकहाओ यानी काला चावल को जीआई टैग दिया गया। हाथी मिर्च मणिपुर का है, ये भी दिया गया है रिसेंटली।
तामेंगलोंग संतरा है, ये भी कहाँ का है, मणिपुर का है, इसको भी दिया गया है। तो ये सब आपको ध्यान रखना, बहुत सारे हैं जीआई टैग जो दिए गए हैं, प्रदान किए गए हैं वहाँ पर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट। 4th नंबर है, और जुड़ीमा शराब है जो असम को दी गई। सोजत मेहंदी है राजस्थान का, ये भी प्रदान किया गया है जीआई टैग। तो बहुत सारे हैं, कभी एक अलग सा लेक्चर बना देंगे जीआई टैग, जितने जितने इंपॉर्टेंट होंगे वो आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये 23 मार्च को मनाया जाता है। हर साल क्या किया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये मतलब क्यों मनाया जाता है, क्यों 23 मार्च को ही मनाया जाता है? तो एक्चुअली क्या था कि 23 मार्च 1950 को क्या हुआ था, मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। तो इसी कन्वेंशन को लागू करने, इसी स्थापना करने वाला जो कन्वेंशन था उसी को लागू करने, एक मिनट फिर से मैं इसको बता रही हूँ कि जो 23 मार्च 1950 को क्या हुआ था, मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी। तो इसी दिन को चिन्हित करने के लिए ही क्या किया जाता है, इसी की याद में क्या किया जाता है, ये हर साल 23 मार्च को ये मनाया जाता है। क्लियर हो गया होगा। तो ये जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है WMO, विश्व मौसम विज्ञान जो संगठन है उसके अनुसार क्या है, उसके अनुसार क्या बताया जाता है कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, मतलब क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होता है, जो मतलब दुनिया के कई हिस्सों में मौसम, जलवायु और क्या है, पानी से संबंधित जो घटनाएं हैं वो क्या हो रही हैं, लगातार तीव्र होती जा रही, कम तो हो नहीं रही है, वो लगातार क्या हो रही है, तीव्र होती जा रही हैं। और इसके कारण क्या हो रहा है, ये घटनाएं जो हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इसके कारण ये घटनाएं जो होती हैं ये किसके कारण, और क्या इसका रीज़न है, जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण हो रहा है, पर्यावरणीय गिरावट हो रही है। तो इसके कारण ये क्या हो रहा है, ये चीज़ें बढ़ रही हैं। जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, इसी के कारण हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, पर्यावरण गिरावट हो रहा है। तो ये सब इसी के कारण क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब चलिए, ये तो हो गया आपको कि 23 मार्च, मैंने बता दिया कि 23 मार्च को मनाया जाता है। और 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान की स्थापना हुई थी, और इसी को मतलब इसी की याद में ये हर साल मनाया जाता है। तो इस बार की थीम क्या रखी गई, थीम इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए थीम देख लेते हैं क्या है। तो थीम जो है आपकी वो है सही समय पर सही कार्रवाई, सही समय पर सही कार्रवाई। बहुत ही सोच समझ के रखा गया है इस बार की थीम। चलिए देख लेते हैं क्या है इसमें। सही समय पर सही कार्रवाई, अगर इंग्लिश में कहें तो अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। मतलब अगर पहले से ही वार्निंग किसी चीज़ की मिल जाए तो क्या होगा, पहले से ही वो एक्शन हो जाएगा, और उससे क्या होगी, जो बहुत ज़्यादा संभावना होती है घटित होने की कोई भी चीज़, तो वो क्या होगी, कम होगी। तो इसीलिए ये क्या रखा गया है, सही समय पर सही कार्यवाही, यानी कि अर्ली वार्निंग और अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या कह रहा है ये। तो जो WMO है, WMO का मतलब आप जान रहे होंगे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो काम करता है, ये इसका क्या काम, इसका अधिकतम ध्यान कहाँ होता है, क्लाइमेट चेंज पर रहता है। तो वो क्या कर रहा है, अपने इस थीम के साथ, यानी कि जो क्या मैंने थीम बताया, सही समय पर सही कार्रवाई, तो इससे क्या होगा कि वो लोगों को जागरूक करना चाहता अपने, इससे ये क्या करना चाहता है, लोगों को जागरूक करता है, हर साल ये मनाता है। और WMO क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है। ये क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 193 सदस्य देश हैं। क्लियर। और जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस है उसको विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना के रूप में मनाया जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और टोटल 1950 से ये हो रहा है, तो टोटल 72 साल हो गए हैं, इस संगठन को 72 वर्ष हो गए हैं।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और WMO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। क्लियर हो गया होगा। और हाँ, इससे संबंधित एक और मुझे याद आ रहा है, किसान ऐप। किसान ऐप अभी हाल ही के लेक्चर में मैंने आपको बताया था। किसान ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो उत्तराखंड में है, IIT रुड़की के द्वारा। और ये भी आपका मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, भारत और किस देश के मध्य 22 से 31 मार्च 2022 तक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक का आयोजन किया जा रहा है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं दस्तलिक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, कहाँ पर, उज्बेकिस्तान में किया जा रहा है। तो ये चलिए इस बार तो उज्बेकिस्तान में किया जा रहा है। लास्ट टाइम कहाँ किया जा रहा है, ये दस्तलिक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य का है। तो लास्ट टाइम जो था 2021 में ये उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ था। उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ था। और इस बार जो है उज्बेकिस्तान में हो रहा है 2022 का। तो ये कहाँ पर हो रहा है, तो उज्बेकिस्तान में एक जगह है, एक स्थान है जिसका क्या नाम है, एक मिनट फिर से लिख दे रहे हैं, यांगी यारिक। उज्बेकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम, एक स्थान है जिसका क्या नाम है, यांगी यारिक। यहाँ पर ये आयोजित किया जा रहा है। और ये जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो अभ्यास है, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है दस्तलिक का, ये इसका कौन सा संस्करण है, तीसरा संस्करण है। क्लियर हो गया होगा। इस अभ्यास का फोकस क्या है, तो इसका क्या है कि जो दोनों सेनाएं हैं, उज्बेकिस्तान और भारत की जो दोनों सेनाओं के बीच में क्या है, ये एक संयुक्त अभ्यास है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो उसी के तहत ये जो अर्ध शहरी इलाके हैं, वहाँ पर जो आतंकवादी रोधी अभियान किए जाते हैं, उसी पर इनका क्या होता है, ध्यान केंद्रित होता है इन दोनों का। क्लियर। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि ये क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, अभ्यास सीखना, और सामरिक स्तर पर क्या करना है, अभ्यास को साझा करना है। इससे क्या होगा, दोनों देशों की जो सेना है उनके बीच सहयोग, समझ और जो अंतःक्रियाशीलता है उसको बढ़ावा देने में क्या होगी, हेल्प मिलेगी इन दोनों के बीच। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो है दस्तलिक किसके बीच है, किन दो देशों के बीच है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है। और इस बार कौन सा संस्करण था, तीसरा संस्करण था। और कहाँ इस बार आयोजित किया गया, तो उज्बेकिस्तान में ही किया गया। और वो भी कहाँ पर किया गया, उज्बेकिस्तान के यांगी यारिक में किया गया। और लास्ट टाइम उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया था। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो और भी चलते हैं, कुछ हम लोग कुछ और अभ्यास देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक मिनट। जैसे देखा जाए, भारत और मालदीव के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास है, एक्वेरिन है। क्लियर। शक्ति और वरुण किसके बीच है, भारत और फ्रांस के बीच है। सिटमैक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच है। और अजय वारियर देख लिया जाए तो भारत और ब्रिटेन के बीच है। जिमैक्स किसके बीच है, भारत जापान के बीच है। नाम थोड़ा मैच करता होगा तो आप लोग गेस कर सकते हैं किसका, जैसे मित्र शक्ति, तो ये थोड़ा डिफरेंट है तो इसको याद करना पड़ेगा। जैसे क्या है, भारत और श्रीलंका के बीच है। सूर्य किरण, तो सूर्य ये किसके बीच है, भारत और नेपाल के बीच है। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच है। और अगर बात करें जायद, तो जायद तलवार अभ्यास किसके बीच है, तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के। काजिंद किसके बीच है, भारत कजाकिस्तान। काजिंद तो इंद इंडिया, और काजी यानी कजाकिस्तान। इंद्र देखें तो इंद्र अभ्यास तो भारत और रूस के बीच है। डेजर्ट नाइट देखें तो भारत और फ्रांस के वायुसेना के बीच है। अगर सी विजिल 21 देखें तो भारतीय नौसेना का है। युद्ध अभ्यास देखें तो भारत अमेरिका का है। दस्तलिक क्या है, अभी जो मैंने डिस्कस किया है, भारत और उज्बेकिस्तान। खंजर किसके बीच है, भारत और किर्गिस्तान। तो ये सब ध्यान रखना इंपॉर्टेंट मैंने बताया आप लोगों को, जो कि कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत और किस, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला, क्या है, भारत का पहला राज्य कौन सा है, केरल है। केरला बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। तो ये जो है कृषि पद्धति को शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। और केरल सरकार का जो अपना बजट है 22-23 का, उसमें जो केरल राज्य है उसने कार्बन तटस्थ कृषि विधि को शुरू करने के लिए कितना, 6 करोड़ रुपए का क्या किया है, आवंटन किया है।
तो इसमें ये 2 चरण रखने वाला है। पहले चरण में ये क्या करेगा, केरल जो है ये जो इसमें क्या करेगा, 2 चरण रखने वाला। पहले चरण में ये क्या करने वाला है कि जो कृषि विभाग आदिवासी क्षेत्र हैं, जो कृषि विभाग आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ मतलब आदिवासी क्षेत्र सहित जो 13 खेतों में, कहाँ पर 13 खेतों में कार्बन न्यूट्रल खेती लागू करेगा। और क्या करेगा, अलुआ में, अलुआ एक जगह वहाँ पर अलुआ में क्या करेगा, बीज फार्म को कार्बन न्यूट्रल फार्म में बदलने के लिए भी ये क्या करेगा, स्टेप उठाएगा। और दूसरे स्टेप में ये क्या करेगा, दूसरे फेज में ये क्या करेगा, जो सभी 140 विधानसभा वाले क्षेत्र हैं, 140 विधानसभा वाले क्षेत्रों में क्या करेगा, मॉडल कार्बन न्यूट्रल फार्म क्या करेंगे, विकसित किए जाएंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये कार्बन तटस्थ खेती होती क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो खेती होगी इसमें कृषि विधियाँ, फसल रोटेशन कैसे, मतलब फसल रोटेशन के बारे में, फसल रोटेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। फर्टिगेशन, सटीक खेती के तरीके बताए जाएंगे। मिट्टी का मतलब मिट्टी की सिंचाई कैसे की जाए, और उर्वरक का यूज़ कितना किया जाए, कैसे किया जाए, कब किया जाए, तो ये सब बताया जाएगा यहाँ पर। और कौन से उर्वरक को प्रतिबंधित करना है, तो इन सभी तकनीकों के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाएगा और मिट्टी में क्या किया जाएगा, कार्बन भंडारण में सहायता की जाएगी। इसी किसको मतलब इस न्यूट्रल खेती के, कार्बन तटस्थ खेती के बारे में ये हो गया आपको। केरल के बारे में बात करें तो केरल के जो राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान है, मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन है, और राजधानी जो है वहाँ कहाँ मतलब तमिलनाडु, ये क्या है, केरल की जो राजधानी है वो क्या है, तिरुवनंतपुरम है। अभी हम सभी का लोकेशन एक साथ मैप में दिखा देंगे, केरल, तमिलनाडु जो हम लोग पढ़े हैं सब दिखा देंगे। या तो 1 मिनट वेट करिए, दिखा ही दे रहे हैं, नहीं तो ऐसा ना भूल जाए। मैप देखने से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अभी मैंने 2 के बारे में चर्चा की, दोनों क्या है, साथ ही में है। ये तमिलनाडु मैंने बता दिया, और ये केरल के बारे में, जो कि पहला क्या है, ये क्या जो कृषि पद्धति को शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है, जो ये क्या करेगा, कार्बन तटस्थ कृषि विधि को शुरू करने वाला। ये है केरल, जिसका मैंने बता दिया है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है आपको। तो चलते हैं और भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, कुछ और मैंने बताया था। हाँ, केरल का जैसे नृत्य देख लेते हैं, कौन कौन सा, जैसे मोहिनीअट्टम, कथक, ये सब कहाँ का, केरल का है। थय्यम भी केरल का ही है। और एक और मतलब जीवा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। जीवा कार्यक्रम ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, नाबार्ड के द्वारा। ये भी अपने लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। ये किसके लिए था, नाबार्ड, ये भी क्या था, पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्ट किया गया था नाबार्ड के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। और चलिए इतना क्लियर हो गया। और जो आपका शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत का जो लक्ष्य रखा गया है शून्य कार्बन उत्सर्जन का, कब तक रखा गया है, 2070। ये भी ध्यान रखना, ये भी कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। और भारत का जो ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य रखा गया है वो कब तक रखा गया है, 2047 रखा गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने, मैंने दोनों का लोकेशन दिखा दिया, तमिलनाडु, केरला। चलते हैं और देख लेते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 से 27 मार्च 2022 तक नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा, हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है, ये कौन कौन मिलकर कर रहा है। एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो विंग्स इंडिया 2022 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिए। तो देख लेते हैं ये क्या है। तो कौन कौन मिल करके कर रहा है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और AAI का मतलब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, क्लियर। और एक कौन है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ। इन तीनों के द्वारा मिलकर यानी संयुक्त रूप से ये 24 से 27 मार्च को कहाँ पर, हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर इसका आयोजन किया जाएगा, क्लियर। 24, आज 24 है तो आज से के 27 मार्च तक ये किया जाएगा। कहाँ पर, हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो है एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है। अब ये जो विंग्स इंडिया 2022 है, इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इसका ये क्या करेगा, जो भारत को क्या करेगा, विश्व के शीर्ष उड्डयन केंद्र में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है।
ये जो कार्यक्रम है विंग्स इंडिया 2022 है, ये भारत को विश्व के शीर्ष उड्डयन केंद्र में बदलने के लिए क्या है, प्रतिबद्ध है। इससे क्या होंगे, इसका उद्देश्य क्या होगा इससे, तो नए व्यापार अधिग्रहण, इन्वेस्टमेंट, नीति निर्माण, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, मेन क्या है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर क्या करना है, ध्यान केंद्रित करते हुए जो बदलती गतिशीलता है उसके लिए क्या करना है, एक मंच प्रदान करना है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है और इन सभी के लिए क्या करना है, एक मंच प्रदान करना है, परिवर्तन एक बदलती गतिशीलता के लिए क्या करना है, अनुकूल मंच प्रदान करना है। और इसी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए एक योजना आई थी जिसका नाम है उड़ान, जिसका फुल फॉर्म क्या था, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, ये आई थी। तो ये जो था उस क्षेत्रीय पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और क्या था, बढ़ावा देने के लिए जो हवाई अड्डे हैं उनको जोड़ने हेतु विश्व की जो पहली सस्ती कीमत पर आधारित क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है ये उड़ान योजना, और इसको सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था। और इसके अभी तक उड़ान 2.0 भी आ चुका है, 3.0 आ चुका है, 4.0 आ चुका है। तो उड़ान जो 4.0 है ये देश के जो दूरस्थ और क्षेत्रीय देश हैं वहाँ पर उसकी कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये आया है। तो ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बात हम लोगों ने की थी AAI की। AAI का मतलब भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण। तो इसका गठन क्या किया गया था, 1 अप्रैल 1995 को संसद के एक अधिनियम के द्वारा किया गया था। क्लियर। तो सभी मैंने फैक्ट आपको क्लियर कर दिए हैं, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जब हैदराबाद नाम ही आया है तो कुछ और भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। हैदराबाद, एक मिनट। अभी हैदराबाद में मैंने बताया था, डेली जब भी हैदराबाद का नाम आता है कहीं ना कहीं बता ही देते हैं कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो समानता पर बल देने के लिए समानता पर बल देते थे, क्या नाम था उनका, संत रामानुजाचार्य। उन्हीं के लिए ये उन्हीं की स्टैचू स्थापित की गई है। कहाँ पर, हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य की 216 फीट। कहाँ पर, हैदराबाद। और हैदराबाद कहाँ है, मूसी नदी के किनारे स्थित है। और हैदराबाद को भारत में कब मिलाया गया था, 1948 में मिलाया गया था। किस ऑपरेशन के द्वारा, ऑपरेशन पोलो के द्वारा। क्लियर। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 20 मार्च 2022 को पाक जलडमरू मध्य में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक बनी है। कौन बनी है, जिया राय। जिया राय सबसे तेज बन गई हैं, यानी सबसे तेज बन गई हैं, यानी ये हमेशा जीती रहें। तेज बन गई हैं, जीती रहें। जिया मतलब जीती रहें। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि सबसे तेज तैराक कौन बन गई है, जिया राय बन गई हैं। तो चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो आपने अभी मैंने जो आपके मोटिवेशन लाइन बताई थी उसी में आपको थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ कि भाग्य क्या है, उन्हीं का साथ देता है जिसके क्या होते हैं, मजबूत इरादे होते हैं। ये जो अभी ये सब दुनिया के सबसे कम उम्र की जो तैराक बनी है ये ऑटिज्म में पीड़ित हैं। ऑटिज्म पीड़ित हैं जिया राय, ठीक है। लेकिन ये जो है, और ये पैरा ऑटिज्म में पीड़ित, तो इसीलिए क्या है, ये पैरा स्विमर है। इन्होंने क्या किया है, 13 घंटे 10 मिनट में 28.5 किलोमीटर, 13 घंटे 10 मिनट में 28.5 किलोमीटर की इन्होंने क्या है, तैर करके ये श्रीलंका से तैर करके कहाँ पहुँची हैं, तमिलनाडु में पहुँची हैं। श्रीलंका से तैर करके तमिलनाडु। जरा मैं लोकेशन आपको पाक जलडमरू मध्य वाला दिखा दूँ, एक मिनट। ये है श्रीलंका। कहाँ है, जिसको अभी जो नए देख रहे हैं नहीं पता मैप के बारे में, तो बस इतना ध्यान रखिए कि भारत को ये पकड़े हुआ है। श्रीलंका जो है भारत को नीचे से पकड़ा हुआ है, छोड़ना नहीं चाहता है। ये इसको कहता है, भैया हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। तो ये हमेशा इसको पकड़ा, तो श्रीलंका हमेशा क्या है, नीचे है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो यही क्या है, पाक जलडमरू मध्य। तो इसी को ये, यानी कि श्रीलंका से तैरते हुए ये कहाँ, यहाँ तमिलनाडु में ये पहुँची हैं। और ये कितने वर्ष की हैं, जिया राय कितने वर्ष की हैं, 13 वर्ष की हैं।
जो कि 13 घंटे में क्या किया, 28.5 किलोमीटर तैर करके इन्होंने इतिहास रच दिया है। तो कहा जाता है ना कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जिनके पास क्या होते हैं, मजबूत इरादे होते हैं। संकल्प को पूरा करने के लिए, चुनौती से लड़ने के लिए क्या होना चाहिए, बस हौसला होना चाहिए। खाली मतलब क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं चीज़ें हो जाती हैं, उसके लिए क्या होता है, हमें उतरना पड़ता है उस फील्ड में, और उसके लिए उतरने के लिए हमारे अंदर क्या होना, हौसला। अगर हौसला है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये क्या है, जलडमरू मध्य को तैर करके इन्होंने पार किया है। तो इन्होंने श्रीलंका का एक जगह है, श्रीलंका के तलाई मन्नार से ले करके तमिलनाडु के धनुषकोडी में अरिचल मुनाई, क्या नाम है, अरिचल मुनाई तक ये पाक जलडमरू मध्य को तैर करके पार किए हैं। मैंने बताया कि ये ऑटिज्म पीड़ित हैं। तो ऑटिज्म में क्या होता है, ये एक ऐसी बीमारी होती है तो जो देखा जाए तो मोस्टली बच्चों को होती है, और इसमें क्या होता है, ये असामान्य प्रतिक्रिया, जैसे हाव भाव से पता चलता है इस बीमारी का, बहुत ज़्यादा इसका पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल होता है, उनके हाव भाव से ही पता लगाया जा सकता है ये। इसमें क्या होता है, बच्चा अन्य बच्चों की तुलना में क्या होता है, बहुत खामोश रहता है, और किसी भी मतलब वो रिएक्ट किसी भी चीज़ पर बहुत लास्ट में देता है, बहुत देर में करता है। और ये मतलब कह सकते हैं इन शॉर्ट कि ये क्या है, एक मानसिक रोग है, और इनका अन्य बच्चों की तरह इनका क्या होता है, मानसिक विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है, जिसके लक्षण हमें क्या है, बचपन से ही देखने को मिल जाते हैं। तो ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है, आपको क्लियर हो गया होगा। और 2021 में कौन बना था, 2021 में ये भूला चौधरी हैं। तो उन्होंने मतलब उन्हें ये सबसे तेज़ तैरने वाली बनी थी, और इस बार कौन है, जिया राय। तो अब 2021 को भूल करके क्या करना है, हमको जिया पर ध्यान रखना है। तो जिया राय बनी है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, किसने उत्तराखंड के 12वें सीएम के रूप में 23 मार्च 2022 को शपथ लिया है। तो किसने लिया, पुष्कर धामी ने लिया है। पुष्कर धामी उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। शपथ कौन दिलाया है, जो वहाँ के राज्यपाल हैं। कौन है राज्यपाल वहाँ के, वो उनका क्या नाम है, गुरमीत सिंह नाम है, उन्होंने ही क्या है, इनको शपथ दिलाई है। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश का पहले पार्ट था, तो उत्तर प्रदेश से ही ये अलग हुआ है। तो 9 नवंबर 2000 को ये एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ये आपको क्लियर हो गया होगा। गठन के समय इसका नाम उत्तरांचल था पहले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मार्च 2022 को किसने सुजलाम 2.0, इंपॉर्टेंट है ये भी, अभियान लॉन्च किया है। तो किसने किया है, जल शक्ति मंत्री जो हमारे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने ही इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। तो ये करेगा क्या है ये, तो पहले देख लेते हैं। तो जो ग्रामीण इलाके हैं, तो वहाँ पे जो घरों से निकलने वाले गंदे पानी होते हैं, उन्हीं के प्रबंधन के लिए क्या है, इन्होंने क्या किया है, सुजलाम 2.0 स्टार्ट किया है। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र में जो घरों से निकलने वाले गंदे पानी होंगे, उनको क्या किया जाएगा, रिसाइकिल कर उसे पुनः उपयोग के लिए उस पर जोर दिया जाएगा। तो ये विश्व जल दिवस के अवसर पर इन्होंने क्या किया है, इसके दूसरे चरण की शुरुआत की है। और इसकी शुरुआत पहले मतलब कहाँ से की जाएगी, तो स्कूल्स, आंगनवाड़ी केंद्र और जो सामुदायिक भवन होंगे वहाँ से की जाएगी। और इससे क्या होगा, जो गाँव में जल जनित जो बीमारी हो जाती है, जल में जो पनपती बीमारी है, उसको क्या किया जाएगा, उसको फैलने से रोका जाएगा। यानी कि जहाँ से पानी गंदा निकलेगा वहाँ उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए, और वहीं पर क्या है, सोक पिट बना करके ग्रे वाटर, ये ध्यान रखिएगा, ग्रे वाटर मतलब गंदे पानी का प्रबंधन किया जाएगा। तो हो सकता है ये पूछ ले कि ग्रे वाटर का संबंध किससे है, तो ये ध्यान रखना सुजलाम 2.0 से संबंधित है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए लास्ट देख लेते हैं, जो कि आज का हमारा थंबनेल था, उसी से रिलेटेड ये है, बता देते हैं। बंगाल में फिर हुई हिंसा, लोगों को जिंदा जलाया गया। तो इसमें क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल की कहानी है ये। तो पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है, वहाँ पर एक बीरभूम जिला है, बीरभूम। तो वहाँ पर एक टीएमसी नेता की क्या की गई, हत्या कर दी गई। मतलब उनका क्या नाम था, बहादुर शेख था। तो उन पर हमला किया गया, उनकी हत्या की गई। तो इससे क्या हुआ, जो मतलब भीड़ थी वहाँ की, वो क्या की, बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा करके, आग बबूला कह सकते हैं, हो करके वो लोग क्या करते हैं, जा करके एक भीड़ इकट्ठा होकर के
एक करीब देखा जाए तो 1 दर्जन घरों को क्या करती है, आग लगा देती है। और उस आग में क्या होता है, 8 लोग जिंदा जल जाते हैं, जिसमें देखा जाए 3 महिलाएं और 2 छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। तो यही पूरा मतलब आज पूरा पेपर में ये छाया हुआ था, इसलिए मैंने सोचा लाइए आपको बता देते हैं कि ऐसे मतलब ऐसे यहाँ पर होते हैं। तो इसमें तो वही है कि जो ममता बनर्जी हैं वहाँ की, उन्होंने इसके जांच के लिए 72 घंटे में इसकी रिपोर्ट मांगी है। तो ऐसे मैंने बता दिया है आपको। तो इसमें क्या था कि वहाँ पर ग्राम पंचायत के उप प्रधान शेख, उनकी भी मौत हो गई थी। तो ये करीब मतलब 1 साल से चला आ रहा है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ये अभी तुरंत की घटना नहीं है, 1 साल से कोई ना कोई विवाद यहाँ से चला आ रहा है। तो वहाँ पे पश्चिम बंगाल के बीरभूम के कौन सा गांव था, बगतुई गांव है। कौन सा गांव है, बगतुई गांव है, बगतुई। तो वहीं पर ये पूरा मैंने आपको बता दिया जो था। तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। बस इतना ध्यान रखिए कि ये सारे चल रहे हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया। चलते हैं। वर्ष 2022 का पहला चक्रवाती तूफान आसानी का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया, श्रीलंका के द्वारा। विश्व जल दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता, पंकज अडवाणी। इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रिजकर आर्किटेक्चर प्राइज 2022 देने का ऐलान किया गया है, किसे मतलब किसे सम्मानित किया गया, फ्रांसिस केरे को। निवेश के अवसर तलाशने के लिए जो गल्फ निवेश समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। कल मैंने पूरा बताया था आपको डिटेल। किस भारतीय मूल के चिकित्सक को हाल ही में व्हाइट हाउस के लिए नया कोविड-19 रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया, आशीष झा को, जो कि बिहार से संबंधित है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष का कार्यकाल हाल ही में 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, उनका क्या नाम है, जय सिंह नाम है। किस राज्य में हाल ही में डोल यात्रा या डोल उत्सव मनाया गया, पश्चिम बंगाल। हमारे यहाँ होली, इनको मतलब होली को ही क्या कहते हैं, डोल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। 14 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक आयोजित सैन्य अभ्यास, कौन सा सैन्य अभ्यास है, कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का संबंध किससे संबंधित है, नाटो से संबंधित है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन सा है, दिल्ली है। और सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा है, तो बांग्लादेश है। शहीद दिवस 23 मार्च 1931, ये तो मैंने पूरा बता ही दिया। और ये मैंने विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट दे दिया है, जिसको पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा, मैं शेयर कर दूँगी। बाकी ये आपका मैप देख लीजिएगा। बाकी मैंने यहाँ जो आया था लोकेशन मैंने बता दिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग क्या करिए, समझ आ ही गया होगा आपको लेक्चर, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, जो भी नए देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।